नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ईरान और इजराइल की आपस की जिस तरह से यानी हम जंग देख रहे हैं, बल्कि इजराइल की जारियत, इजराइल की दहशतगर्दी और इजराइल की जिस तरह से हम ये कहेंगे कि एक इम्परलिस्टिक यानी पैमाने पर जाकर अमेरिका के साथ जिस तरह से वो आगे बढ़ रहा है और एक के बाद एक ममालिक को हम ये कह सकते हैं कि अपना यानी तसल्लुत वहाँ पर क़ायम करना चाहता है। बहरहाल ईरान की जानिब से शदीद नौयत का जो है जवाब दिया जा रहा है इसराइल को, और मुसलसल मुसलसल तेल अवीव दहल कर रह चुका है। अगर पिछले एक हफ्ते की हम बात करें तो ईरान की जानिब से जिस तरह के हमले इसराइल पर किए गए हैं और किए जा रहे हैं वो हम सब की नज़रों के सामने है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि ये कब तक चलेगा और क्या अमेरिका इस जंग में कूद पड़ेगा। जिस तरह से आपको बता दें कि ईरान की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लाखों की तादाद में इजरायली इस वक्त जेर ज़मीन बने हुए बंकर्स में पनाह लेने पर मजबूर हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो जी डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल लाइन पर रहें, आपकी आवाज़ आ रही है। मैं बस आपकी तरफ आता हूँ। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम ईरान और इसराइल के दरमियान जिस तरह का टकराव है, बल्कि टकराव नहीं बल्कि ये एक ऐसा लग रहा है कि बड़ी जंग यानी जंग की सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा। यहाँ पर क्या अमेरिका भी इसमें रास तौर पर शामिल हो जाएगा, ये भी आज का हमारा जो है बुनियादी सवाल होगा। और इसके साथ साथ यानी अगर हम इस टकराव के आगाज को देखें तो बहुत सारे सवालात यहाँ पर उठ खड़े होते हैं। उन सवालात को भी हम आज के इस प्रोग्राम में शामिल हाल करेंगे, उसको यानी शामिल करेंगे और उस पर बात करेंगे। और इसी के साथ साथ जो यानी आलमी सतह पर आलमी जो क़यादतें हैं यानी ताकतें हैं, उनका किस तरह से यानी मौक़िफ़ है, किस तरह का रोल है, उस पर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल मिन जुमला तौर पर अगर हम देखें तो खलीज अरब, खलीज फ़ारस में ईरान और इसराइल के टकराव ने एक गैर यकीनी जैसी सूरत हाल पैदा कर दी है और इसके असरात सारी दुनिया पर यकीनन यकीनन हो रहे हैं। और हर कोई इस इंतज़ार में है, हर कोई ये देख रहा है कि ये जो टकराव चल रहा है इसका क्या किसी मफाहमत के साथ खात्मा होगा, या फिर ये जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी, या फिर इस जंग में यानी मज़ीद ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होगी। बहुत सारे सवालात हैं जिन पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिफाई तज्ज़ियाकार, सियासी तज्ज़ियाकार डॉक्टर अर्शी खान साहब जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन के जरिए। मैं डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करता हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है साहब? जी बिल्कुल साफ आ रही है डॉक्टर साहब, बहुत जी। शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि यानी जिस तरह की सिचुएशन अभी बन आई है और जो हम अभी देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से भी शदीद हमले हो रहे हैं और इसराइल की जानिब से भी हमले हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दो तरह का नरेशन हमको सामने आ रहा है। वो मुख्तलिफ हमको उसमें तजाद भी हमको नज़र आ रहा है, उसमें बहुत सारा जो है फ़र्क भी हमको नज़र आ रहा है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसराइल की जानिब से जो हमला यानी ईरान पर किया गया है, जो ग्राउंड है, जो बैटल ग्राउंड है, मैं जानना चाहूँगा वो क्या है और इसराइल कहाँ निशाना बना रहा है, किसको निशाना बना रहा है, और फिर साथ ही साथ जो ईरान की भी जो जवाबी कार्रवाइयाँ हुई हैं, हो रही हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, आपने ग्राउंड की बात की कि किस ग्राउंड पे जी। ईरान पे हमला हुआ है। भाई कोई वजह होनी चाहिए। हम्म। तो आपको ये पता होगा कि इस अटैक के पहले जी। अटैक हुआ 13 तारीख को 3:30 बजे सुबह में, बिल्कुल रात में। जी। और उस सिचुएशन में हुआ जिस वक्त ईरान को गुमान ही नहीं था कि उस पर अटैक होगा। इसलिए कि उस दौरान आपने देखा होगा कि वो आपके न्यूक्लियर निगोसिएशन चल रहा था विटकॉफ के साथ, जो अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव हैं खास करके मिडिल ईस्ट में। 5 राउंड का जो है वो दोहा में और इटली में ये इस तरह से हो रहा था वहां पे। जी। और उसमें निगोसिएशन चल रहा था जिसपे कहा गया बार्गेनिंग के भाई गिव एंड टेक। ईरान ये चाहता था कि भाई हम जो न्यूक्लियर इनको खदशा है उसको हम फुलफिल करते हैं, इनको सेटिस्फाई कर दें, और इसके एवज में जो हम पर इक्तिसादी पाबंदियां हैं, जैसे ईरान के पास बहुत तेल है, ये तेल ओपनली बेच नहीं सकता है, गैस नहीं बेच सकता है, बाहर से चीजों को, दवा को, चीजों को खरीद नहीं सकता है ना, इसलिए कि सब ब्लॉक किया हुआ है। जो भी एक्सचेंज सिस्टम है या जो ट्रांसफर ऑफ मनी है जी टोक्यो के थ्रू होता है जर्मनी, ये सब बंद किया हुआ है। ये सब चीजें चल रही थी। और आपको ये भी पता है कि ईरान जो है वो पीछे से ये भी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से गाजा में भी सीज फायर हो, आप भी याद हो। जी।
तो ये सब चीजें चल रही थी बिल्कुल पीसफुल अंदाज से, लेकिन बीच में हुआ ये कि 24 घंटे पहले, अटैक के 24 घंटे पहले आईएईए का जो एक रिजोल्यूशन पास हुआ, उस रिजोल्यूशन में आईएईए ने कहा कि भाई जो है ये ईरान जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है पूरी तरह से, और बहुत ही लपेटी सपेटी बात किया, जिसे बहुत ही सस्पिशियस टाइप की बात किया। और उसमें ये नहीं कहा आईएईए ने कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, बल्कि ये कहा कि इस तरह के इल्जाम है कि ये कुछ छुपे हुए अंदाज से जो है एनरिचमेंट कर रहे हैं और इन्होंने पूरी तरह से कोऑपरेट नहीं है क्या, बावजूद इसके कि वहाँ पे ईरानियन इंस्पेक्टर्स वगैरह सब मौजूद हैं, कैमरा लगा हुआ है, हर चीज की खबर थी इनके पास, सारा कुछ जी। और उसी के बेसिस पे ईरान ने फाइनली जो है वो अटैक कर दिया। ये सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही है, इजराइल ने, जी इजराइल ने अटैक किया। जी जी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि इधर पिछले 2 साल से इजराइल हमेशा जो है बाइडेन को परेशान करता रहा, तुम इस पे अटैक करो, आपको याद होगा पूरी तरह से जो है बिल्कुल अटैक करो, किसी तरह से ये खतरा है, ये है वो है, सारा कुछ। तो ये ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अगर आप इजरायली रेटोरिक को देखते हैं, अगर इजरायली उनका क्या क्लेम है, किस बेसिस पे उन्होंने अटैक किया, जी, तो जैसे कि मैंने बहुत गौर किया, एनालाइज भी किया कि खास करके जो इजराइल के एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशन में, जी, डैनी, तो वो तो काफी इम्पोर्टेंट आदमी है इजराइल के लिए। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ईरान जो है वो, जितने ईरानियन हैं वो ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका को खत्म कर देंगे, चैंटिंग डेथ टू अमेरिका, ये कहा। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ जी, कि ईरानियंस आर चैंटिंग डेथ टू अमेरिका, मतलब अमेरिका जो ईरानियन है वो नारा लगा रहे हैं कि डेथ टू अमेरिका। जी। उसके बाद इसने ये कहा कि उसकी वजह ये है कि जो ईरानियंस हैं ये हर जगह गल्फ में अमेरिकन को मार रहे हैं, मतलब कि मार रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, इस तरह की बात। तीसरी बात उसने ये कहा कि ट्रम्प को 2 मर्तबे कत्ल करने की कोशिश ईरान ने किया। जी। अब ये तीनों चीज बिल्कुल ही गलत है। देखिए, चौथी चीज ने ये कहा जी कि ईरान का जो मिसाइल है वो सिर्फ हम तक नहीं पहुंचेगा, वो अमेरिका के सरहद पे भी पहुंचेगा, साहिल पे भी पहुंचेगा, जी, जो कि बिल्कुल ही गलत है। भाई ईरान से अमेरिका जो 5-6 हजार किलोमीटर दूर है, वहां कहाँ से पहुंचेगा? बिल्कुल। उसके बाद जो मिसाइल है वो 2200 किलोमीटर का है मैक्सिमम। इसके अलावा उसने ये कहा कि जो 1 हफ्ते के अंदर वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता, जी, ये उसने कहा कि इस 1 रोज पहले जो तुलसी गबार्ड हैं, जो आपके इंटेलिजेंस की चीफ हैं जी, वहां पे यूएस में, जी, उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बिल्कुल नहीं बना रहा है, कोई सबूत नहीं है, और अगर बनाएगा तो कम से कम 3 साल लगेगा, अगर बनाता है तब भी। जी, बिल्कुल, ये भी सारा बिल्कुल मतलब जो ये। इसके बाद आप देखेंगे कि ये इजरायली जो एम्बेसडर थे यूनाइटेड नेशन में, इन्होंने कोट किया रॉन्गली आईएईए को। आईएईए जो है यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जी, इसका मतलब है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका ये काम है कि जिन कंट्रीज ने एनपीटी पे साइन किया है, जी, तो एनपीटी के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कमांड है, उसको फॉलो करना है उनको। मतलब उनके यहाँ अगर कोई न्यूक्लियर प्लांट है तो उसकी देखभाल, उसका इंस्पेक्शन, किस लेवल तक आप उसको एनरिच कर सकते हैं, ये सब ये है। जी, तो आईएईए ने कभी नहीं कहा कि, इन्होंने कहा, एम्बेसडर साहब ने ये कहा, जो यूनाइटेड नेशन में इजराइल के एम्बेसडर, उन्होंने कहा कि आईएईए ने कहा है कि इजराइल ने बहुत ज्यादा एनरिचमेंट कर लिया है यूरेनियम का, ईरान ने, इससे बहुत, हाँ, यूरेनियम का एनरिचमेंट ईरान ने कर लिया है, जी, ईरान ने कर लिया, और इससे बहुत सारे बॉम्ब बनाएंगे। ये सब मैं रिकॉर्डेड बात बता रहा हूँ, जी, जो कि वेस्टर्न आपके टीवी में उन्होंने आज बोला है, आज ये कल बोला है। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि सालों साल से जो ईरानियन हैं वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में झूठ बोलते रहे। तो ये करीब 1, 2, 3, 6, 7 पॉइंट हमने नोट किया जी। तो इन्होंने कहा कि ये एक वजह है कि इसलिए कि अब इस अमेरिका में अगर आप देखें, जी, अमेरिका में आप देखें, अगर ट्रम्प साहब से पूछा जाए कि ईरान का क्या पॉपुलेशन है, उसका क्या पर कैपिटा इनकम है, वहाँ कितने एथनिक ग्रुप हैं, कितनी डाइवर्सिटी है, वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये वो जरूर बोल लेंगे कि ईरान पे न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है।
जो बिल्कुल ही बेबुनियाद चीज, वो वैसे ही है जैसे मैं बताऊं कि 5 फरवरी 2003 जी, ये जो कॉलिन पॉवेल थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के, अमेरिका, जी, उन्होंने डॉक्टर्ड वीडियो दिखाया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में। हाँ, 5 फरवरी की मैं आपको डेट बता रहा हूँ। जी, जी, 19 फरवरी को अटैक कर दिया अमेरिका ने इराक पे, लेकिन उस वक्त कोलिशन थे उनके साथ, बहुत सारे कोलिशन थे साथ में। और ये दिखाया उन्होंने इसमें कि एक बहुत बड़ी जो है वो कंटेनर में वो येलो केक ले जा रहे हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ले जा रहे हैं। ओहो, और इसको सिक्योरिटी काउंसिल ने बिल्कुल सही मान दिया। तो इसलिए कि जो इराक पे अटैक हुआ था वो आपके वो अमेरिकन ही यूनिलैटरल चीजें थी, मतलब कि यूनाइटेड नेशन ने पास नहीं किया कि उस पर अटैक हो। जी, जी, खुद अमेरिकन, तो अमेरिका ने ये केस बनाया था उस वक्त, लेकिन अमेरिका के पीछे नेचुरली इजराइल था। पहले भी कहा कि इजराइल इस पोजीशन में है कि अमेरिका में जितने बड़े बड़े पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव माइंड हैं उसको ये कंट्रोल करता है। जी, आप जी, देखिए अगर ट्रम्प के बारे में देखेंगे, जो पहला स्टेटमेंट आया ट्रम्प का, जी, उन्होंने कहा कि मैंने ऑर्डर नहीं किया है। हालांकि ये एक हफ्ते पहले सारा कुछ बात हो चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैंने नहीं किया है। उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भी आया कि जो है मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम पर अटैक नहीं होना चाहिए। फिर जब ये देखा कि भाई ईरान के लोग काफी मतलब कि नुकसान हो गया, पहले रात तो बहुत नुकसान हुआ पहले दिन। इसी के साथ अगर डॉक्टर साहब अगर हम इजराइल के भी जो है अगर हम बात को देख लें, पहले दिन जो कुछ कहा तो था, मैं इसमें ये कहना, मैं एक चीज को कंक्लूड कर दूं, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ग्राउंड है जिसके बेसिस से इन्होंने अटैक किया है, जी, जी, वो बिल्कुल फॉल्स है। मतलब कि 50% फॉल्स नहीं, 100% फॉल्स है। लेकिन इसको किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, किसी मीडिया ने क्वेश्चन नहीं किया। मतलब कि मैं क्या कहूँ, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी लोग क्वेश्चन, जी, जी, थर्ड वर्ल्ड को तो छोड़ दीजिए। अफसोस की बात यह है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये चीज एक पॉलिसी इस तरह की बन गई तो आप तो किसी को चाहेंगे मार देंगे, जी, किसी जी, भी चाहेंगे आप अटैक कर देंगे। इसलिए कि जो इन्होंने अटैक किया तो अटैक एक नॉर्मल टाइप का नहीं था, इन्होंने करीब बहुत सारे जनरल्स को मार दिया। जी, आपको मैं बताऊं कि जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट पे जो बार्गेनिंग कर रहे थे, निगोसिएशन कर रहे थे, तो उनको भी मार दिया। जी, उसको ही मार दिया, उस आदमी को ही मार दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है, मतलब वो आईएईए में जाना और पूरी दुनिया उनको जानती थी, उसको ही मार दिया। तो अब उसके बाद आपने साइंटिस्ट को मार दिया। भाई पढ़े लिखे लोग सब साइंटिस्ट, सही। अब जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में भी फिजिक्स के प्रोफेसर है, न्यूक्लियर फिजिक्स के भी प्रोफेसर, जी, तो आप उनको मार देंगे क्या? तो ये अगर इसको क्वेश्चन नहीं किया गया, इसलिए ईरान जो बार बार ये कह रहा है कि हम पर इल्लीगल एग्रेशन हुआ है, हम पर इल्लीगल एग्रेशन। भाई उसकी कोई वजह हो तो बात समझ में आए। जैसे कि ईरान अगर अटैक कर दिया होता इजराइल पे तो बात समझ में आए, जब किसी आदमी को उसके मार दिया हो तो बात समझ में आए। जी हाँ, अच्छा आपने उस दिन किया, तो उस दिन किया कि आपने न्यूक्लियर उनके रिएक्टर पे, प्लांट पे भी आपने जी मारा। हाँ, जी हाँ, उसके बाद आपने जो है जनरल्स को मार दिया, जो सिविलियन एरियाज में वहां पे आपने मार दिया। उसके बाद फिर आपने जो है उनके रेडियो टेलीविजन स्टेशन पे मार दिया, और फिर आप जो है कहते गए कि पूरे ईरान में आग लग जाएगी, जी हाँ, बर्निंग होगी पूरे ईरान की। मतलब इस तरह की एक तो मतलब चोरी और फिर सिनाजोरी। तो अगर ये ट्रेंड को वर्ल्ड में एक्सेप्ट कर लिया गया तो सिवाय क्योस के क्या होगा? जी, अब जी, आप बताइए क्या सवाल है आपका? यकीन सवाल अब डॉक्टर साहब यही होगा कि जिस तरह से आपने अमेरिका के भी हवाला दिया कि इब्तिदा में किस तरह की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, तो उसी तरह से अगर हम इजराइल के मौक़िफ़ को भी देखें, जब हमला यानी किया था, तो उस वक्त जो इनका बोलना था और फिर उसके बाद फिर इनकी बोली में जो तब्दीली हम देख रहे हैं, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप, क्या उस हवाले से कहेंगे? अमेरिका के बारे में नहीं, इजराइल के हवाले से भी बोल रहा हूँ मैं आपसे। भाई इजराइल में तो अभी की पोजीशन ये है कि ये बार बार कोशिश ये की गई है वेस्टर्न मीडिया में भी जी, कि ईरान जो है वो किसी तरह से सीज फायर चाहता है। बिल्कुल गलत है। मतलब कि अगर आप फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन के स्टेटमेंट को देखें आज का सुबह का, और या अभी थोड़ी देर पहले के आप डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान को देखें, बिल्कुल ही ये गलत है। बल्कि इजराइल के जो हवारीन हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, हाँ, हाँ, उन्होंने E3 को कहा है, यूरोपियन थ्री का मतलब हुआ ब्रिटेन, मतलब यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी। जी, ये तीनों ने खुद दावत दिया है
ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर को कि आप आइए, तो कल जिनेवा ये लोग जा रहे हैं। अच्छा ये है जी। बात। और ये उल्टा ये नहीं है कि इसलिए कि ईरान ने कहा कि भाई आपने तो मेरा नुकसान कर दिया, अब फर्दर आप जो है अटैक कर रहे हैं, इसलिए कि इजराइल ने, इसने कहा कि मैं हफ्तों में अटैक करूंगा। आपको याद होगा पहले दिन ही इन्होंने 150 से 200 टारगेट पे अटैक किया जी जी। और उसमें 100-150 उसने प्लेन उन्होंने इस्तेमाल किया। हेलो जी डॉक्टर साहब, अब यहाँ हाँ। जी, तो जिस तरह से अब यहाँ पर जो हमले जो इजराइल यानी ईरान की जानिब से, तो आप नहीं, मैं ये कह रहा था, तो आपका सवाल था कि नेतन्याहू के स्टेटमेंट में तब्दीली नहीं। हाँ बिल्कुल, जो इब्तिदा में पहले दिन जो उनका जो जिस तरह का स्टेटमेंट आया था जी, बल्कि अब नेतन्याहू नहीं, पहले तो स्टेटमेंट ये था कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। जी हाँ, या बनाने वाला है। हाँ। अब स्टेटमेंट ये आ रहा है कि मैं उसमें आग लगा कर दिया है और मैं उनके जो रिलीजियस हेड हैं, जो रहनुमा है जी, आप कहा जाए खमेनाई, तो मैं उनको मार दूंगा। हाँ, ये तो हमें अमेरिका ने रोक लिया। जी हाँ, कहना जिससे मतलब कि कहा जाए कि आग में पेट्रोल डालना। भाई जब नेतन्याहू को पूरे इजराइल की जनता बहुत चाहने लगी क्योंकि उन्होंने गाजा पे अटैक किया, है ना, जबकि इजराइल की बर्बादी नहीं हुई जी अभी तक, मतलब कि अभी मतलब 13 के पहले तक जी जी, तो इजराइल वहां चाह रही थी। अब जब ईरान में इतनी बर्बादी हुई, ईरान में तो बर्बादी हुई भाई, अभी भी बॉम्बिंग चल रही वहां पे। जी हाँ, तो वहां जाएगी ना वहां के नेता के लिए। अब आप देखिए कि जैसे हमारी कंट्री में अगर कोई क्राइसिस आती है जी, तो प्राइम मिनिस्टर के जो अपोजिशन में भी लोग हैं वो भी यूनाइट हो जाते हैं। प्राइम जी हाँ, मिनिस्टर बिल्कुल, हम आपके साथ हैं, कॉमन सी बात है। जी हाँ, अब इस सिचुएशन में ये कह रहा है, अब इससे हो रहा है ये कि ये अमेरिका में पब्लिक के जो ओपिनियन बनाना चाह रहा है कि बेसिकली इजराइल का ये टारगेट ये है कि भाई हम जो कर सकते हैं हमने कर दिया, हाँ, इसके बाद हम डायलॉगबाजी तो कर सकते हैं। इनको जितने भी सामान है इनके पास एक हफ्ते ज्यादा नहीं लड़ सकते, इनको मुसलसल सप्लाई मिलेगा अमेरिका से, तभी लड़ सकते हैं। जी जी, तीसरी चीज इनको ये लगा कि हमसे ईरान जो है निपट नहीं पाएगा, हमें अमेरिका को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो अमेरिका को कैसे इन्वॉल्व किया जाए इसकी साजिश चल रही है और इसमें ये कामयाब हो गए, इसलिए कि आपको याद होगा कि अभी कुछ देर पहले का स्टेटमेंट था जी कि ट्रंप ने कहा कि अभी मैं कुछ नहीं डिसाइड किया है, लेकिन अभी की इंफॉर्मेशन ये है कि ट्रंप ने डिसीजन ले लिया है, अप्रूव कर दिया है वॉर को, लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं दिया। मतलब कि कहा जाए कि सस्पेंडेड, मतलब कि होल्ड ऑन पे है। क्या डॉक्टर साहब, मतलब क्या अभी कोई मतलब कोई राह तलाश की जा रही है दीगर ताकतों से, या फिर वाकई मन बना लिया है हमला करने का बड़ा, और बड़ा हमला अचानक से होगा? हाँ, जी देखिए, अगर अचानक से तो अब कोई सवाल की बात नहीं है, इसलिए कि अचानक से जो होना था वो 13 तारीख को हो गया जी। ये तो उनकी भूल कहिए या मतलब कि जो भी कहिए, तो ये तो था, ये तो बिल्कुल अलर्ट है। यानी डॉक्टर साहब अचानक से मुराद ये है कि अमेरिका की जानिब से रास्त तौर पर मतलब शदीद नौयत का इनके पास जो प्लान है वो ये है कि अमेरिका के पास कोई कोलिशन तो मिलेगा नहीं। दूसरी चीज है कि कतर में इनका बेस है, सेंटकॉम है। हाँ, कतर ने कहा कि भाई आप हमारे यहाँ से अटैक मत कीजिए। अब इनके पास नेचुरली कतर ने कहा तो फिर सऊदी भी चाहेगा कि भाई हमारे यहाँ से अटैक नहीं हो, तो हो सकता है उनकी चाहत हो, लेकिन फिर भी वो माजरत कर लेंगे। अब इनके पास जो रहा कि इनके जो बेसेस हैं, खास करके ब्रिटेन, इनके जो बेसेस हैं ब्रिटेन के, ये तो साइप्रस में है। हाँ, साउथ साइप्रस में। जी हाँ। और जो ब्रिटिश और अमेरिकन जो बेसेस हैं आपके डिगो गार्सिया में है, इंडियन ओशन में, तो वहां से उनको B-52 और B-2 जो बॉम्बर, सबसे जो खतरनाक बॉम्बर, उसको लाया है उन्होंने। डॉक्टर साहब सीरिया के हवाले से? हाँ, सीरिया से भी नहीं कर सकते। ये सीरिया में इन्होंने क्या है, खास करके ईरान का जो वो कुर्दिश एरिया जो है, वहाँ पे जो कुर्दिश रिबेलियन से इन्होंने बहुत सारे जो है किलिंग और ब्लास्ट करवाए हैं। जी जी, ये वहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे आपको याद होगा। आप ये बताइए कि कोई भी बाहर की कंट्री दूसरे कंट्री में चाहे दुश्मनी हो, उसके बावजूद भी भाई आप वहाँ पे बम बना रहे हैं, आप वहाँ पे जो है ड्रोन बना रहे हैं जी, अब वहाँ पे लोगों को पैसा देके वर्गला रहे हैं और उन्हीं को उनके खिलाफ लड़ा रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि इधर 13 जून के बाद कई सारे लोग जो ईरान के डिफेंस और सिक्योरिटी के खिलाफ में काम कर रहे थे और इन्वॉल्व थे बॉम्ब ब्लास्ट और ड्रोन में, वो पकड़े गए। तो भाई ये तो बहुत खतरे की चीज है। इसका मतलब है कि इजराइल किसी भी तरह से पीसफुल रिलेशन चाहता ही नहीं है किसी भी कंट्री से। यानी डॉक्टर साहब किसी और मुल्क में, किसी और सरजमीन पर
उसी के खिलाफ जो है एक दिफाई फैक्ट्री चले, मतलब दिफाई नहीं बोलूंगा बल्कि अटैक करने वाली फैक्ट्री चले। बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि जो जी। वहाँ उनका जो प्रेस टीवी था, उसको भी हैक किया गया और उसको हैक करके उसमें दिखाया गया कि लोग जो है रिबेलियन कर रहे हैं, जो ईरानियन है वो रिबेलियन कर रहे हैं। अच्छा जी। और वो दिखाया गया पुराना वाला क्लिपिंग, जो एक जो लेडी जो बच्ची थी और जिसको जो है पुलिस ने पकड़ लिया था, फिर उसकी मौत हो गई थी, बुर्के का इशू था, है ना। जी जी जी। ये सबको जो है वहां पे उसको हैक किया गया। उस वाले कौन आप समझ सकते हैं। तो अच्छा, दूसरी चीज ये की गई वहां पे कि इंटरनेट और सोशल मीडिया को भी हैक करके वहां पे सीक्रेटली, मतलब कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन भेजा जा रहा था कि ताकि वो बिल्कुल ही डिसअपॉइंट हो जाए और अपने घरों को छोड़ कर भागने लगे जी जी। और गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाए, ईरानी गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन जब ईरान ने इन सब चीजों को रोक, इसलिए आपने देखा होगा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पे उन्होंने पाबंदी लगा दी। जी जी। लेकिन आपने देखा हो कि जब ईरान ने अपने कैपेसिटी को जब निकालना, जब उभारना चाहा, उसके बाद जब उन्होंने रिटेलिएट करना शुरू किया जी, तो वहां की आवाम में जो है ये आया कि नहीं भाई, अब हम भी कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो स्टेटमेंट पास हो रहा था आपके इधर 2-3 रोज पहले कि भाई आप अनकंडीशनल सरेंडर कर दीजिए जी। अब आपको मैं ये बताऊं कि जो IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जी। ये 60% तक यूरेनियम को इनरिच करने का पावर देता है, आप कर सकते हैं। जी जी। लेकिन जो न्यूक्लियर यूज है इसका बहुत सारा सिविलियन पर्पस है, जैसे कि मेडिकल में, इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिसिटी में, दवा में, इनमें हेल्थ सेक्टर में इसका बड़ा यूज है। हमारे यहाँ भी भाई सिविलियन यूज है इसका। जी। अब आप किसी कंट्री को कह रहे हैं कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिए, पहले तो बात हो रही है कि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाइए। ठीक तो है। जो इसके जो मेन निगोशिएटर थे जिनको इन्होंने मार दिया, शमखानी को, तो उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया था मई में कि भाई हमारे पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, हमारा कोई अभी इरादा नहीं है। इन्होंने खुद कहा, 60% ज्यादा इनके पास एनरिचमेंट था भी नहीं। तो आप पहले तो आपने कहा कि भाई आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, उसके बाद फिर आप ये आया कि नहीं, आप न्यूक्लियर प्रोग्राम ही नहीं रखिए। तो इसका मतलब ये है कि आप तो किसी भी कंट्री के इज्जत से खेल रहे हैं। भाई हर कंट्री का अपना डिग्निटी होता है जी। और जो ईरान की फॉरेन पॉलिसी है वो अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी से बेहतर है, इसलिए कि जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है उस पर ज्यूइश लॉबी हावी है, इजराइल। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन ईरान के फॉरेन पॉलिसी पे कोई लॉबी हावी नहीं है। वो उनकी अपनी पॉलिसी, जिसको इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कर सकते, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेहतर है। अमेरिकन का अपना फॉरेन पॉलिसी रहता जी, बात समझ में आ सकती है। इसलिए पूरे मिडिल ईस्ट में जो भी अमेरिका ने किया है वो आपके इजरायली लॉबी के ही कहने पे किया है। इस पे आप बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, बहुत सारे इस पे पेपर आप अब डॉक्टर साहब अब जिस तरह से ईरान की जानिब से हमले हुए, तो इसी के साथ जो है इल्ज़ामात की भरमार शुरू हो गई है। अभी जिस तरह से अस्पताल पर जो हमला हुआ या फिर दीगर जिस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं, वेस्टर्न मीडिया में भी बहुत सारी सुर्खियां लग रही हैं। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? मैं देखिए, सोरोको हॉस्पिटल पे आज अटैक हुआ, मतलब मिसाइल उस पे गिरा और उस पे कुछ लोग जख्मी हो गए और बहुत कुछ बर्बादी हो गई। तो ईरान ने ये कहा कि भाई वहां पे बगल में जो है, उसी हॉस्पिटल के बगल में जो डिफेंस का कुछ बिल्डिंग था उस पे मैं अटैक कर रहा था, उस पे गिर गया। लेकिन आप ये देखें कि सोरोको हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, खास करके साउथ इजराइल में, बीर शिबा में, जी जी, इसके 3 दिन पहले इन्होंने खुद जो है ईरान के हॉस्पिटल पे अटैक किया, वहां पे लोग मारे गए। उसको छोड़ दीजिए, गाजा में तो पूरी हिस्ट्री रही कि इन्होंने एक एक हॉस्पिटल में, छोटे से बड़े में, एक नहीं 4-4 मरतबे इन्होंने बॉम्बिंग की है। 4-5 डॉक्टर को तो इन्होंने टॉर्चर करके मार दिया है जी। तो इस तरह की, मतलब कि ईरान को इल्जाम देना, पहले तो इन्होंने शुरुआत किया ना। भाई अभी तक तो ईरान ने इनके रेडियो स्टेशन वगैरह पे तो कुछ किया नहीं है जी। ईरान ये कह रहा है कि मैं आपके जितने सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है मैं उस पर रिटेलिएट करूंगा। और ये भी मतलब के निशाना बना रहे हैं, आपके इजरायली भी निशाना बना रहे हैं उनके बहुत सारी चीजों को। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब सवाल ये है कि ये जो रजीम है, इसी को अगर ख़त्म कर दिया जाए और इसको जो लीड करने वाले हैं उन्हीं को ख़त्म कर दिया जाए, तो वो जो एक्सट्रीमिज़म बखौल जो है इसराइल के, बखौल अमेरिका के, बखौल जो है इनके जितने भी जो अलाइज हैं उनके, कि ये ख़तरा ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ मुद्दा जो बनाई गई रजीम चेंज की, और फिर अब तो यहाँ तक बात पहुँच गई कि जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन्हीं को जो है ख़त्म कर दिया जाएगा।
तो इस भाई मामले को किस तरह से आप अब देखिए, जी अब आप इससे इससे चीजें क्लियर ये हो रही हैं कि जो 2003 से जो इशू बना हुआ था न्यूक्लियर इशू, ये न्यूक्लियर इशू तो एक मुखौटा था, हाँ ये इशू तो है ना इसका मतलब। हम्म इनका जो मेन इशू ये है कि ईरान जो है, देखिए आप इराक को देखें, इराक जो ऑलरेडी टेम्प्टेड है, हम्म प्रोमाइज कर गया, जी डिसेबल कर दिया गया सीरिया को, हम्म और उसके बाद उनको यूएई और सऊदी के थ्रू उनको पूरी तरह से कहा जाए कि न्यूट्रलाइज कर दिया गया। हम्म लेबनान ऑलरेडी बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ था, आपके बहुत बड़ा जो ब्लास्ट हुआ था कुछ साल पहले, उसके बाद लेबनान की भी पोजीशन इकोनॉमिकली बहुत ही खराब है, और मिलिटरली काफी डिपेंडेंट है आपके अमेरिका में। जी जी और उसके बाद लीबिया को आप देखेंगे कि लीबिया जो है वो बैटल फील्ड बना हुआ है बहुत सारे फैक्शंस का, हम्म यहाँ पे कतर भी इन्वॉल्व है, यूएई भी इन्वॉल्व है, टर्की भी है, रशिया भी है, अमेरिका भी है। जी ठीक है, येमेन को आप देखिए कि येमेन में जो हुथी हैं वो किसी तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वहां भी 3 तरह की गवर्नमेंट है। जी जो सऊदी हैं और आपके जो गल्फ स्टेट्स हैं, ये पूरी तरह से कंप्लिसिट है अमेरिका के साथ में। हम्म तो वहां पे ईरान ही एक ऐसा कंट्री है जिसकी पॉलिटिक्स या कहा जाए पॉलिटिकल कल्चर या गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी, उसका डिसीजन मेकिंग, उसका आपके नजरिया उनका इकोनॉमिक पॉलिसी, ये सब सिस्टम बिल्कुल इस तरह से है कि जो वेस्टर्न इंटरेस्ट को फेवर नहीं करता है। जो वेस्टर्न एजेंडा है, वेस्टर्न एजेंडा ये है कि भाई मेरी चलेगी, और अगर मेरी नहीं चलेगी तो आपको मैं खत्म कर दूंगा। भाई सद्दाम हुसैन को जो तबाह किया गया, वो इसलिए तबाह किया गया ना कि सद्दाम हुसैन जैसे ही पावर में आए, उन्होंने कहा कि भाई तेल की पॉलिसी हम डिसाइड करेंगे, पैसा हम डिसाइड करेंगे, ठीक है, कितना बजट होगा हमारे कंट्री का वो हम डिसाइड करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि सद्दाम हुसैन के आने के बाद जो इराक में डेवलपमेंट हुआ, तो ऐसे ऐसे रोड्स बनाए गए सद्दाम हुसैन के जमाने में जो 20-25 साल तक उनमें कुछ छेद भी नहीं हुआ जी, और ऐसे रोड्स थे कि जहां से आप एरोप्लेन उड़ा सकते थे, इतना अच्छा रोड। उसी तरह से लीबिया में भी डेवलपमेंट, तो लीबिया में भी जो कद्दाफी का, तो कद्दाफी की गलती ये थी कि भाई वहां पे रिवोल्यूशन जब आया तो उन्होंने ऑयल को कहा कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जी, और बहुत सारे ऑयल कंपनीज वहां पे हावी थे। सेम सिचुएशन आपके इराक में भी था। अब नेचुरली ये जो चीजें थी वो आपके वेस्टर्न जो कैपिटलिस्ट है इसको फेवर नहीं कर रहे थे, जी जी, तो उनको हटाया गया। ईरान जो है वो एक कांटा बना हुआ है, एक रोका है, रुकावट है वेस्टर्न कंट्रीज, खास करके इजराइल और अमेरिका के मोनोपोली को चैलेंज करने में। जी जी, भाई बाकी लोग तो सब न्यूट्रल हो गए, कुछ वीक हो गए, कुछ खत्म हो गए, कुछ साथ में उनके। तो ये मेन, अब इसको खत्म, ईरान को खत्म करना तो मुश्किल है, इसलिए कि जो अमेरिका की हिस्ट्री है वो तो 300 साल की हिस्ट्री है ना, 300-400 साल जी, और वो तो वहां पे कत्ल करके अमेरिका बनाना। भाई वहां पे जो 100% आपके अमेरिकन नेटिव थे जिसको रेड इंडियन बोला जाए, अब तो 1% हो गए ना। जी जी, बिल्कुल। तो 1%, 2%, तो 98% कहाँ गए? ये तो सवाल है ना। तो सारे लोग जानते हैं कि सेटलर कंट्री है, लेकिन ईरान तो उस तरह का नहीं, ईरान तो बहुत पुराना सिविलाइजेशन है, बहुत सारे लोग हैं, सारा कुछ है, बिल्कुल। तो इनका एजेंडा था ही नहीं कि वहां पे न्यूक्लियर इशू है। इनका मेन एजेंडा ये था कि भाई ये जो पॉलिटिकल ऑर्डर है इनका और जो इकोनॉमिक ऑर्डर, इसको हम खत्म करते हैं। इनका जो रिलीजियस ऑर्डर, इसको भी खत्म करते हैं। अब रिलीजियस ऑर्डर को इन्होंने बदनाम करने के लिए वहां पे टेररिज्म का इशू लाया। अब टेररिज्म से जो है आइडेंटिफाई किया इस्लाम को। जी, डॉक्टर साहब यहाँ पर एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। मैं आपकी इजाज़त से चाहूँगा कि एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, उसके बाद ज़रूर यहाँ पर यानी बिलखुसूस अगर हम रशिया टुडे की बात करें और उसमें जो आर्टिकल्स हैं उसमें इस तरह की भी बात और इस तरह के तबसरे यानी आज़ाद जो ज़राए हैं या फिर हम ये कहेंगे कि जो एनालिस्ट हैं उनकी जानिब से भी ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सिविलाइजेशनल जो है ये वॉर हो चुकी है और इसमें जो मुखालिफिन भी थे ईरान के वो भी अब कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हैं कि अगर ईरान यानी इसका फॉल हो जाता है तो फिर हमारी भी बारी होगी। तो उनके भी कहीं ना कहीं पॉलिसी में या फिर कुछ ना कुछ रवैये में कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जो इस बात को ज़ाहिर कर रही हैं कि वो भी इस वक्त यानी रास्त तौर पर तो नहीं सही लेकिन वो बिलरास्त तौर पर, बिलवास्ता तौर पर वो ईरान का फॉल नहीं देखना चाहते। तो बहरहाल वो क्या कॉन्टेक्स्ट है उसका, उस पर भी हम डॉक्टर साहब से ज़रूर दीगर सवालात के साथ ये भी सवाल रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर ये भी आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि चूँकि अब जितनी शिद्दत इख्तियार कर गई है ये जंग, तो इसमें अब हम एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को देख रहे हैं और दूसरी जानिब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के बयान भी जो है इस वक्त जो है हाईलाइट हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप वाक़तन क्या ये शख्सियत मतलब चाहती है, जबकि इनका तो कहना था कि सारी जंगें मैं बंद करवा दूंगा, सारे सुलह करवा दूंगा, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म कर दूंगा, लेकिन अभी जो इनका रोल है, इस रोल को किस तरह से देख रहे हैं और व्लादिमीर पुतिन के हवाले से आपकी क्या राय है डॉक्टर साहब? देखिए, मैं व्लादिमीर पुतिन साहब का स्टेटमेंट मैंने सुना नहीं है, जी, ना मैंने देखा है। खबरदार किया है उन्होंने कि अमेरिका को दरमियान में ना आए, आप जो है रास्त तौर पर इसमें जो है नहीं, हमला वगैरह। इसमें देखिए, पुतिन ने पहले भी साथ नहीं दिया था इराक का, जी। ने पूरी तरह से आपके सीरिया का भी साथ नहीं दिया। हम्म। ये सब डरपोक कौम है, ये लड़ नहीं सकते, हम्म। ये मजबूरी में लड़ते हैं। और आपने देखा कि अब अब्बास तो ये कहते हैं डॉक्टर साहब कि सारा रशिया का दिया हुआ है, ईरान जो इस्तेमाल कर रहा है। नहीं नहीं, वो बेकार की बात है भाई। ईरानियन बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, हम्म। उन्होंने सब डेवलप किए हैं खुद। रशिया जो है उनसे खरीद रहा है आपके ड्रोन। हम्म। ईरानियन कोई डिपेंडेबल टाइप के लोग नहीं है, बड़े डिग्निटी वाले लोग हैं, बड़े स्कॉलर हैं वो। जी जी। और यहाँ से नहीं, शुरू से रहे, ये सिविलाइजेशन कंट्री है ये। जी। और 90 मिलियन पॉपुलेशन है इनकी। हम्म। वर्ल्ड में आप देखेंगे, अगर ऑयल रिजर्व जो है, थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है इनके पास। हम्म। गैस का जो है सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, बहुत बड़ी टेरिटरी है इनके पास। जी जी। अब आप देखेंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, हाँ। जहाँ से जो पूरा जो वर्ल्ड का ऑयल है, जो जी। ट्रेड वो जो सी रूट से जाता है, वो 20% तो यहीं से जाता है हम्म। भाई। पर्शियन गल्फ से निकला, हम्म। पर्शियन गल्फ से तेल, पर्शियन गल्फ के आगे तो सब कंट्री है, हम्म। तो पर्शियन गल्फ से जो तेल निकल रहा है वहां से आया स्टेट ऑफ हॉर्मुज, उस पर पूरा कंट्रोल है आपकी इसका, ईरान का। जी। अगर वहां से निकला फिर बाहर, तो फिर आया आपके वहां सी ऑफ ओमान में, जी। ओमान, हाँ। हम्म। ओमान। फिर वहां से आप निकलेगा तो चला जाएगा आपके अरबियन सी में। जी। ठीक है, तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कंट्री है। नॉर्थ में आप देखेंगे कैस्पियन सी है इनके पास, हम्म। सब कुछ है। और खुद देखेंगे आपकी, खुद ईरान में ही अगर यहूदियों की आबादी देखें तो 15,000 यहूदी तो अभी भी है वहाँ पे। जी। कभी वहाँ उनको तंग नहीं किया गया। हम्म। अभी कुछ साल पहले वो करीब 75,000 थे, लेकिन इजराइल ने जो है उनको टेम्प्ट करके वहाँ पे बुलाया बहुत सारे लोगों को। हम्म। तो और अजरबैजान में यहूदी बड़े आराम से रह रहे हैं, उनकी तो पूरी कॉलोनी है वहाँ पे। हम्म। तो ये क्या कर रहे थे आप, कौन सा ये सवाल? सवाल ट्रंप के हवाले से, ट्रंप का रोल। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए, ट्रम्प के रोल को अगर आप पहले वाले रोल को देखें, जो पहला उनका 4 साल था, जी जी। और जो अब का रोल है, हम्म। बल्कि मैं ये कहूंगा कि उसमें एक होता ना कि कभी आदमी चोट खा के सुधर जाता है, हम्म। कोई सुधार नहीं है उसमें। इसलिए कि ट्रम्प में हो भी नहीं सकता, इसलिए कि देखिए वो बिजनेसमैन है, जी। उसको ही डज नॉट नो पॉलिटिक्स। उनके जो कैबिनेट के भी लोग हैं, हम्म। जो किचन कैबिनेट कहा जाता है बेसिकली, जी जी। तो वो भी आप देखेंगे तो उसमें कोई ठेकेदार है, कोई आपके बिल्डिंग डिपार्टमेंट वाला है, ये इस तरह के लोग हैं। विटकॉफ खुद उसका जो स्टेट बिजनेस है, स्टेट का बिल्डिंग का। तो ये लोग और इसी तरह के लोगों को रखा जाता है खासकर। अगर ये बहुत पढ़े लिखे हैं, जैसे कि बिल क्लिंटन था फॉर एग्जाम्पल, जी। इजरायली बहुत चिढ़ते थे इनसे। बाराक ओबामा काफी पढ़ा लिखा आदमी था, उसे नेतन्याहू बहुत ही चिढ़ते थे। जी। तो ऐसे लोगों को करते क्या है कि उनको भी ये काबू में लाते हैं, लेकिन उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, मुश्किल होती है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप ट्रम्प के बयानात को देखेंगे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इनके बयानात कुछ इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन फाइनली जब वो सर्किल पॉइंट पे आता है, सेंटर पॉइंट पे, हाँ, तो वो लगता है कि ही इज नॉट फ्री, ही इज नॉट टेकिंग फ्री डिसीजन, पॉलिसी के तहत आ जाते हैं। फ्री नहीं है। हाँ, वो इसलिए कि लॉबी ने जकड़ रखा उनको। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल थिंकर्स हैं, लिस्ट है अमेरिका के, उन्होंने कहा कि हर कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसके नेशनल इंटरेस्ट के लिए होती है। जी। ये अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है मिडिल ईस्ट में, इसमें अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट को फायदा नहीं है, बल्कि इजरायली नेशनल इंटरेस्ट को फायदा है। ये कौन सी पॉलिसी है? जी हाँ। तो इस तरह की चीजें हैं। तो ट्रम्प के, मैंने पहले भी कहा कि ट्रम्प पूरी तरह से आजाद है ही नहीं, बल्कि मैं ये तो कहूंगा कि अगर हमें आप इजाजत दे तो मैं बोलूँ कि 90% वो वही करेंगे जो इनको लॉबी है। जी जी। अगर ये नहीं करेंगे तो हो सकता है इनको नुकसान हो।
इसके जेफ कैनेडी के साथ क्या हुआ? जी भाई जेफ कैनेडी ये चाहते थे कि इजराइल कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाए, इसलिए हाँ कि उस ये खदशा था कि इजिप्ट भी बनाएगा। हम्म, इजिप्ट क्लोज था तिरशा से, उस वक्त जी सोवियत यूनियन था, जी और सीरियस थे ये जेफ कैनेडी। हालांकि जेफ कैनेडी इजराइल के खिलाफ नहीं थे, हम्म, ही वाज प्रो इजरायली, जी लेकिन उन्हें ये कहा कि वहां पे हम मिडिल ईस्ट में नहीं चाहते कि किसी के पास भी वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब हो। हाँ और बहुत सारी किताबें, इसलिए कि जेफ कैनेडी के डेथ पे कम से कम 2000 से ज्यादा किताबें छपी हैं। जी जी माइकल कॉलिंस पाइपर की भी किताब है जो 40,000 बिकी, उससे ज्यादा अमेरिका में बैन हो गई। हम्म और बहुत सारे इशारात है उसमें कि भाई उसके मारने वाले कौन है। हम्म, जैसे 9/11 हुआ फॉर एग्जाम्पल, जी है ना, तो वहां तो लोग जानते हैं कि किसने क्या क्या किया है। हम्म, तो ये सारी चीजें हैं, तो इसमें इस तरह से ये बंधे हुए हैं कि मैं तो ये कहूंगा कि होस्टेज है, जी अमेरिका होस्टेज है लॉबी का। इससे आप नहीं, चाहे वो डेमोक्रेट पार्टी हो या आपके रिपब्लिकन पार्टी हो। तो डॉक्टर साहब अब वो लॉबी या फिर वो जो यानी लेकिन हेड। इससे हो रहा है ये कि जी देखिए, अगर अमेरिका इस मैदान में उतरता है फॉर जी एग्जाम्पल, जी जी तो ईरानियन को जो लॉस होना था मैक्सिमम वो तो हो गया। हम्म, भाई जनरल्स मार दिए गए, उनके जो हेड रिलीजियस हेड उनको धमकी दे दी गई कि हम इनको खत्म कर देंगे, जी रेजिम को चेंज कर देंगे। जी अब रेजिम को चेंज वो कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं जिनका खुद जो है वो भागे हुए हैं, मतलब भाग करके कई कई कंट्री से भाग करके, उनको भागा नहीं गया, जी जी वो खुद वो भाग रहे हैं। दूसरे वो फलस्तीन की जमीन पे कब्जा किया हुआ है। जी जी अब वो दूसरे को कह रहे हैं डिलीट। मतलब वो लोग जो मुसलसल जेनोसाइड किलिंग मैसेकर कर रहे हैं, लोगों को भगा दिया, कितनों के घर को उजाड़ दिया, हम्म, आपके करीब 1600-1700 पूरी फैमिली, एक भी उसमें एक आदमी बचा हुआ नहीं है, सबके सब खत्म हो गए। जी जिन्होंने अभी 1 साल के 2 साल 1.5 साल के अंदर में करीब 1600 मेडिक्स को मार दिया, जी आप समझ सकते हैं। हम्म, तो वो लोग डेमोक्रेसी की और रेजिम की बात कर रहे हैं, भाई ईरान में जो डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स नहीं। हम्म। तो ये तो बड़े अफसोस की डॉक्टर बात है। साहब मुझे लगता है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरे, आप देखिए अभी हॉस्पिटल पे अटैक हुआ वहाँ पे, हालांकि बहुत ही खराब चीजें नहीं होना चाहिए था, कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे कहीं का भी हो, गाजा का हो या ईरान जी का हो या इजराइल का हो। जी लेकिन आप ये देखेंगे जब ईरान के हॉस्पिटल पे अटैक हुआ हाँ और मुसलसल अटैक आपके यहाँ पे हो रहा है, आपके गजा में पूरे हेल्थ सेंटर को तबाह बिल्कुल है ना, जी हाँ और वहाँ पे कितने सैकड़ों हेल्थ सेंटर को मार दिया गया हेल्थ के लोगों को। तो कितने डिस्कशंस हुए आपके यूरोप में और आपके स्काई टीवी पे और बीबीसी पे, और बीबीसी के लोग, सीएनएन के लोग, फॉक्स न्यूज के लोग इस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं ईरानियन इंटेलेक्चुअल से, जैसे कि वो खुद तेल अवीव में बैठे हुए हैं। ये बड़ी की बात है, मतलब कोई भी हमें लगता है कि एक डिग्निटी होती है आदमी के अंदर। डॉक्टर साहब यहाँ पर मीडिया का भी जो नरेशन है, वो भी नहीं है, मीडिया की जानिब से भी जिस तरह की बातें यानी की जाती हैं, और फिर साथ ही साथ भाई यहाँ पर ये चीज़ मौजूद थी, यहाँ पर जो है हमास वाले मौजूद थे, यहाँ पर ये बिल्कुल एक जवाब फराहम कर दिया जाता है इसराइल को कहीं ना कहीं। तो ये जो झूठ या फरेब ये जो मीडिया में जो चलता है, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वो अपनी रविश को जो जारी रखे हुए हैं वो। भाई आपको तो बताया कि ये जो न्यूक्लियर इशू था ये तो झूठी था ना जी। पहले कहा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम है, फिर कहा कि नहीं न्यूक्लियर बॉम्ब है, फिर कहा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ही आपको खत्म कर देना होगा। आप अनकंडीशनल सरेंडर कीजिए। एक तो आपने अटैक किया, अटैक के बाद जो है बड़े बड़े लोगों को आपने मार दिया। जी भाई कोई ईरान कोई गुंडा बदमाश है भाई, कोई क्रिमिनल है क्या? भाई ईरान के पास तो, ईरान ने तो कोई जेनोसाइड किया नहीं। जी जी जो कंट्री कह रहा है वो तो वो खुद अपना जो है अपना आईना देख ले, उसने क्या किया है। कितने 7 और 8 मिलियन जो फलस्तीनी जो अपने ही घर में और बाहर में जो रिफ्यूजी बने हुए, तो उसका कौन जिम्मेदार? जी डॉक्टर साहब, इसी दरमियान हम देख रहे हैं कि G7 भी हुआ, और फिर साथ ही साथ जिनेवा मीटिंग की अगर हम बात करें तो इसको ये जो इजलास हो रहे हैं हंगामी सतह पर जो है सलामती कौंसिल का, अक़वाम मुत्तहिदा का, तो इनका अब भी क्या हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं? किस तरह का उनका जो रद्दअमल आ रहा है अब भी, यानी सारे इंटरनेशनल लॉज को जो है फरामोश कर देने, उसको जो है पसे पुश डाल देने के बावजूद क्या आपको लग रहा है कि ये दुनिया की जो ताकतें हैं, कोई उम्मीद इनसे की जा सकती है? नहीं, इनसे देखिए कोई उम्मीद नहीं है जी। उनके दिल में कोई दर्द नहीं है इंसानियत के लिए। आप छोड़ दीजिए ईरान और ये वो। जी जी। आप अफ्रीका में देखिए बहुत सारे जेनोसाइड हुए, इस पे तो वहां तो रिसर्च ही नहीं हुआ। सारे जेनोसाइड हुए वहां पे। जी। और अभी हाल में यहाँ हुआ, आपके हो ही रहा है गाजा में। भाई आज के भी डेट में मेरे ख्याल से 80 से 90 लोग को मार, बिल्कुल बिल्कुल। और उन लोगों को मार रही है जो खाने के लिए वेट कर रहे हैं, मतलब फूड पैकेट लेने के लिए। जो फूड पैकेट इनका एक जो फूड मील है, एक मील इनका मेरे ख्याल से इंडियन रुपीस के हिसाब से 70 रुपए का है।
सिर्फ 60 या 70 रुपए का, उसकी क्या औकात है बताइए। जी। उसके लिए लोग खड़े वहां पे, उनको आप मार रहे हैं। अब पूछा जा रहा है, टीवी बोल रहे हैं कि हम नहीं मार रहे हैं, हमास के लोग मार रहे हैं। मतलब इतना झूठ, इतना ज्यादा झूठ। अच्छा, झूठ पे चीजें बनी हुई हैं भाई। झूठ पे कहा जाता है भाई कि वहां फलस्तीनी थे ही नहीं, जी। फलस्तीन की जमीन है ही नहीं। अब इससे बड़ा झूठ क्या होगा। अब तो- ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, जी हाँ। न्यूक्लियर खतरा है। तो भाई हाँ। तो अब उनकी कमजोरी है ना, ऐसा तो है नहीं कुछ। अब डॉक्टर साहब, अब यहाँ पर चूंकि ये मामला जो है बड़ा शदीद होता जा रहा है, तो अब जो डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें आलमी सतह पर या फिर आलमी ताकतों की, तो क्या आपको नजर आ रही है डॉक्टर साहब? क्या क्या इसका हल निकालने के लिए कुछ किया जा रहा है? इसमें देखिए, डिप्लोमेसी में आप देखेंगे कि अमेरिका तो डिप्लोमेसी की बात कर नहीं रहा। जी। अमेरिका के आप स्टेटमेंट को लें तो अमेरिका के स्टेटमेंट में मिक्स चीजें आ रही हैं, और मिक्स में जो चीजें ज्यादा आ रही हैं वो होस्टिलिटी की बात आ रही है, मतलब कि धमकी की बात आ रही है। कंडीशनल सरेंडर, और जो है मैंने अभी होल्ड कर रखा है कि खुमैनी साहब को नहीं मारे, मतलब होल्ड कर रखा है, मतलब हम मार देंगे जी। और ये अच्छा हो रहा है जब जब जितना जल्दी वो चीजें निपट जाएं। पहल जो कर रहा है फॉर एग्जाम्पल इस तरह का, और फिर वो ये कह रहे हैं कि भाई हम वेट कर रहे हैं कि इसमें कोई सोल्यूशन निकल जाए। लेकिन आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियर पे जो इनकी बातें चल रही थी, वो तो ईरान को उलझा के रखा ना, वर्गला के रखा कि ताकि ईरान जो है वो बिल्कुल ही इत्मीनान हो जाए कि हम पे अभी अटैक नहीं होगा। और इसी सिचुएशन में इसने अटैक किया, आपको याद हो। तो इसलिए आप इनसे उम्मीद तो नहीं कर सकते। ये डिप्लोमेसी की बात तब करेंगे जब ये देखेंगे कि इनका नुकसान हो रहा है। और ईरान जो है वो थक गया। ईरान को आप देखेंगे 1979 से लेकर के खास करके 2003 के बाद ईरान ने पूरी कोशिश की, वर्ल्ड में मेरे ख्याल से किसी ने इतनी कोशिश नहीं की होगी कि किसी तरह से पीसफुली डिप्लोमेटिकली चीजें सेटल हो जाए। अच्छा, और ईरान ने हमेशा झुक करके काम किया, बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज भी किया, बहुत ज्यादा मतलब कि कहा क्या कि अपने थोड़ी सी इज्जत को भी बेचा। लेकिन इसके बावजूद भी इनके तेवर सख्त होते गए, और यहाँ तक सख्त हो गया है कि अब ये ईरानी की नई बात, अब तो ये कह रहे हैं कि लीडर को मार देंगे, रिजीम चेंज कर देंगे। मतलब ये ऐसा इस तरह से है कि जैसे कि इन्होंने, आप याद होगा आपके जब हमास से लड़ाई हुई शुरू इनकी, तो अब हमास पे अमेरिका का भी ये है कि हमास वाले अपने ही गाजा को छोड़ के चले जाएं। जी। मतलब वो ना कि सिर्फ सीज फायर करें और सरेंडर करें, बल्कि चले जाएं, मतलब छोड़ करके अपनी जमीन को। हमास तो एक पॉलिटिकल पार्टी है ना। जी हाँ। हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी। जी हाँ। अंसार अल्लाह जो हुसी की है वो गवर्नमेंट भी पॉलिटिकल पार्टी है। जी। ईरान एक सिविलाइज कंट्री है। अब इनको इस तरह से ये पेश करते हैं कि जैसे ये कोई टेररिस्ट है, कोई भगेलू है, कोई भागे हुए लोग हैं, मतलब इस तरह से कोई गुंडा एलिमेंट है फॉर एग्जाम्पल। ऐसा तो है नहीं। डॉक्टर साहब, अब जिस तरह की ग्राउंड सिचुएशन जो नज़र आ रही है आपको क्या लग रहा है? मतलब आगे अगर हम चंद दिनों में की बात करें या फिर चंद घंटों की बात करें, तो जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो क्या कर रही है, किस तरह से उसको देख रहे हैं आप? देखिए, अगर आप देखेंगे कि पिछली रात जो रात गुजरी है, जी हाँ, इसमें इजराइल ने कम से कम 50 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया है। जी। और अभी वहां पे बॉम्बिंग कर रहे हैं, अभी इस वक्त ईरान के कई पार्ट्स में। जी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ईरान ने भी वो बहुत सारे मिसाइल को छोड़े हैं वहां पे। हाँ। वो उधर से ईरान वहां जा रहा है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि ये भी बात आई, बड़ा अच्छा रिटोरिक है कि मैं पूरे ईरानी स्काई को कंट्रोल करता हूँ। हाँ, ये बात चल रही है। याद होगा नेतन्याहू साहब ने बोला और उनके मिनिस्टर्स हो रहा है, मैं कंट्रोल करता हूँ स्काई को। तो ईरान ने भी कहा कि मैं भी कंट्रोल कर रहा हूँ। भाई हमारे भी मिसाइल जा रहे हैं, मतलब इस तरह का, मतलब ऐसी चीजें हैं, मतलब बिल्कुल बकवास की बात, गुमराह करने वाली लोगों को जो है। हाँ, मतलब कैसे आप कंट्रोल कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो है, जैसे वो गाजा में इन्होंने कहा कि भाई इवैक्यूएशन करो, जगह खाली करो, मैं बॉम्बिंग करने वाला हूँ। जी हाँ। इसी तरह से इन्होंने कहा कि तेहरान में कि वहां जगह खाली करो, वहां जगह खाली करो। जी हाँ। तो फिर तो ईरान ने फिर कहा कि भाई तुम भी जगह खाली करो। तो ये बिल्कुल टिट फॉर टैट चल रहा है अभी। और इसमें ये देखा गया, इजराइल के साथ हुआ ये कि इजराइल ने कभी ख्वाब में नहीं सोचा होगा कि हमारे साथ ऐसा होगा। और जो रिटेलिएशन ईरान ने किया है, तो ईरान के जनरल्स के बहुत सारे बयानात का आप देखेंगे, 3 दिन पहले के बयानात को, जी जी, और आज के भी बयान को, कि अभी हमने फुल पावर इस्तेमाल नहीं किया है, हमने सीरियसली अभी नहीं लिया इसको। अच्छा जी। अभी सिर्फ हम रिटेलिएट कर रहे हैं। हाँ। हमारे पास और भी चीजें हैं, मैं इस्तेमाल करूंगा तो वो इर्रिपेरेबल होगा। इंडिकेशन दे रहा है ईरान,
अभी भी आप जो अपने एग्रेसिव स्टाइल को छोड़ दीजिए और डिप्लोमेसी पे आ जाइए। इसलिए आपने देखा होगा कि जी। जो आपके इनके जो अंदर से जो हमदर्द लोग हैं, हाँ जर्मनी है, आपकी ब्रिटेन और फ्रांस है, हाँ हाँ, इन तीनों इसराइल। ने खुद जो है इनके ईरानियन गवर्नमेंट को बोला कि भाई आप फॉरेन मिनिस्टर को भेजिए, हम बात करेंगे जिनेवा में। हम्म। और हल्ला ये उड़ रहा है कि इन्होंने ये खुद हाँ, बिल्कुल नहीं ये कह रहे हैं करेंगे कि ये सर, तैयार है, ईरान तैयार है बातचीत के लिए, बिल्कुल ईरान नहीं, कह रहा है। बिल्कुल नहीं। ईरान ने नहीं, ईरान तैयार, ईरान ने हमेशा कहा भाई हम तो हमेशा साथ हैं कि डिप्लोमेसी हो, हाँ। लेकिन आप अटैक करते रहेंगे और डिप्लोमेसी की बात करें तो पॉसिबल नहीं है। हम्म। तो हमें ये लगा कि देखिए इसमें अब जो चीजें हैं, पहले एक जमाना था जिसमें पॉलिटिक्स को, उसके प्रिंसिपल्स को और आपके डिप्लोमेसी को वैल्यू दी जाती थी, जी। लेकिन अब इनके दिल इतने सख्त हो गए कि डिप्लोमेसी की बात करते हैं लेकिन ये जो भी काम चलाते हैं ये मारपीट से काम चला रहा है। जी। भाई इराक में क्या हुआ? इराक में 5 मिलियन लोग मारे गए हैं टोटल। हम्म। 1990 से लेके 2005 तक का जो डेटा है वो 5 मिलियन लोग वहां मार दिए गए। जी। जी। 6-7 लाख लोग आपके सीरिया में मार दिए गए। जी। सीरिया में 5 से 6 मिलियन लोग इंटरनली डिस्प्लेस कर दिए गए हैं। गाजा का यहाँ पे आपका ये हो गया, पूरा जेनोसाइड हो गया। जी। आपके जो है ईरान पे मुसलसल इक्तिसादी पाबंदी है। यमन को जो है वहां पे ही अरबों से लड़ा करके उनको तबाह किया गया। जी हाँ। लीबिया इतना बड़ा कंट्री था कि सारे अफ्रीकन कंट्रीज को जो है पैसा देता था, ये दान देता था। डोनर कंट्री था, डोनर। इसलिए सिर्फ 4 या 6 मिलियन पॉपुलेशन था, जिनका 4 मिलियन पॉपुलेशन। पट का बेस्ट ऑयल था, इनका ऑयल भरा हुआ था इनके पास जी। तो कोई भी आदमी बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं था इनके पास। इनका ग्राफ, इकोनॉमिक ग्राफ बेल्जियम से अच्छा था जी। भाई, उसको तबाह कर दिया। तो ये जो है, ये इस तरह का इंडिकेशन मिलता है कि ये बिल्कुल ही निगोशिएशन में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब यहाँ पर सवाल ये है कि इनका इंटेंशन क्या है, इनका इंटेंशन अब क्या है, और इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि जो हमें लगता है कि ईरान की जो पॉलिसी है वो ये है कि ईरान को ये समझ में आ गया अब अगर फर्दर हम इनसे नरमी करेंगे तो हमारी तबाही बढ़ जाएगी। तो ये ईरान जो है वो बिल्कुल कहा जाए कि ये भी कोर्सिव पॉलिसी को अपना रहा है। कोर्सिव का मतलब फोर्स की पॉलिसी। जी जी जी। और ये समझ में इनके आ गया कि ईरान जो है, ये अगर हम इनको ईरान पे अटैक करेंगे तो ईरान भी हम पे रिटेलिएट करेगा। ये चीजें क्लियर हो गई सबको, अब ट्रम्प हो या फिर अमेरिका और यूरोप और इजराइल को क्लियर हो गई। ये चीज इनके दिल में बैठ जाएगी बात। और ये ईरान, जब ये कहा गया कि अगर ट्रम्प ऑर्डर कर देगा अटैक के लिए, मतलब इनके पास ये नहीं भाई जो 30,000 पाउंड, 1 पाउंड जो है 1 किलो से कम होता है थोड़ा सा। जी हाँ। तो 30,000 मतलब 25,000 किलो का बम जो 16 फीट लंबा, उसको गिराया जाएगा आपके फोर्दो प्लांट में। हाँ। और नीचे अंडरग्राउंड है, वो पहाड़ के नीचे है जी। और वहां पे भी जो है एटम बम नहीं बन रहा है जी जी, वहां पे न्यूक्लियर प्लांट है। हाँ। वो जो जब बम गिरेगा तो ब्लास्ट बाहर में नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल, जमीन के अंदर जाएगा कई 100 फीट अंदर। हाँ। वहां जाके ब्लास्ट, अगर ये ब्लास्ट करता तो वहां पे यूरेनियम जो लीक होगा, हाँ, तो भाई उससे जो नुकसानात हो उसका क्या होगा। बिल्कुल, इस पे कोई डिस्कशन नहीं चल रहा है। भाई 2-3 जगह वहां पे न्यूक्लियर प्लांट पे इन्होंने बॉम्बिंग कर दी। अभी की बात है 2-3 घंटे पहले अराक, जो आपके अराक के ईरान का जिनका प्लांट था जी, पे इन्होंने अटैक कर दिया। तो इन चीजों पे अटैक किया जाता है क्या? इसका मतलब है कि ये उसके अलावा आप देखेंगे कि वहाँ पे लोग पकड़े जा रहे हैं, वहाँ पे एक्सप्लोसिव पकड़े जा रहे हैं, वहाँ पे ड्रोन लोग बना रहे हैं, दहशतगर्दी हम कह वहाँ पे। हाँ बिल्कुल ओपन चीजें हैं। तो इससे क्लियर है कि इनके जो इंटेंशन है वो बिल्कुल गलत है। डॉक्टर साहब, अब सवाल यहाँ पर ये है कि जो खित्ते के रीजनल जो पावर्स अभी बाकी हैं, जिस तरह से ये भी तबसरा चल रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी ये सोच रहे हैं कि इनका एग्रेशन, जिसको अब तक वो दोस्त बना समझ रहे थे या अपनी बखा के लिए कहीं ना कहीं उन्हीं से जो है प्रोटेक्शन चाह रहे थे, मुख्तलिफ डील्स कर रहे थे, तो क्या अब वो दोस्त ममालिक नहीं, ब्रादर ममालिक जो हैं वो भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि भाई ये जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा, और इस पर जो है हमारी पॉलिसियों को भी कुछ ना कुछ जो है नजरसानी करनी चाहिए, और ईरान के बखा के हवाले से क्या उनका या फिर कुछ नजरिया तब्दील हुआ है? मैं यहाँ पे आपसे जी डिसएग्री करूंगा। देखिए मैं आपको बताऊं, जी जी, वर्ल्ड का जो सबसे खतरनाक पावरफुल कंट्री है वो आपकी इजराइल है, अमेरिका से भी ज्यादा। जी जी, चाहे आप स्वेज कैनाल क्राइसिस को लें या 67 के वॉर को लें, पहले ही आता मैदान में।
इसका ये पहले आता है मैदान में। जी। ये इस बार जो है ये इन्होंने गलत जगह हाथ डाल दिया। तो इनको ये लग रहा था कि भाई अब मैंने इतने लोगों को मार दिया, बिल्कुल लोग जो है शांत हो जाएंगे और इनके मोरल कोलैप्स कर जाएंगे। हाँ। आप ये देखेंगे कि हर दिन, मतलब आज ये 7वां दिन है जी। हर दिन ईरान के हमले में इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा। जी जी जी। एक्सटेंसिवनेस भी बढ़ रहा है, फैलाव भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और इंटेंसिव हो रहा है, मतलब शिद्दत इसमें बढ़ रही आ है। रही है। जी हाँ। ये जब लगा अरबों को, जो गल्फ कंट्रीज को ये लगा कि भाई मतलब कि जो अमेरिका को अपने पॉकेट में रखता है जो कंट्री, हाँ उस पे जब ये रिटेलिएट कर सकता है, हाँ। तो अगर हम लोग किसी न तरह से, तो भाई हमारा क्या हाल होगा। और वहां पे अगर देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर गल्फ ने साथ दिया जी। और गल्फ को अगर ईरान ने हिट किया, वहां के जो लोग अभी जो अंदर से बिल्कुल ये है ना, बिल्कुल दबे हुए, हाँ हाँ। वो सब रोड पे आ जाएंगे, वहां पे इनकी सब सल्तनत खत्म हो जाएगी। देखिए बहरैन है, पहले ये जाएगा। सऊदी में 25% शिया हैं, और भी जो लोग हैं वो भी काफी नाराज हैं अंदर से, जो वहां पे चीजें चल रही हैं। जी जी। ठीक है जी। और आपके बहुत सारे लोग हैं जो कि उभर आएंगे और इनको मुश्किल हो जाएगी। तो इनका ये नहीं है कि हमारे ऊपर कुछ आएगा, इसलिए कि इन्होंने तो सब कुछ के साथ जो है सब चीजें कंप्रोमाइज कर ली जी। लेकिन इनको ये लग रहा है कि इनके चक्कर में कहीं हम भी नहीं लपेटे में आ जाए। जी। स्नोबॉल इफेक्ट। जी जी। स्नोबॉल इफेक्ट जो होता है ना, आटे के साथ घुन का पीस जाना। हाँ। तो भाई इसलिए कि अभी तक जो जो इजराइल का जो खर्चा हुआ है वो आपके $67 बिलियन तो इन्होंने खर्चा कर दिया इस पे। जी। बहुत ज्यादा इनका पैसा खर्चा हुआ ना ये। जी हाँ। जी हाँ। $67.5 बिलियन अभी तक खर्च हो चुका है बाय द एंड ऑफ 2024 इजराइल का। और अभी जो 48 घंटे की जो लड़ाई चली पहले दिन, हाँ हाँ, उसी दिन इजराइल का करीब $1.5 बिलियन खर्च हुआ। हाँ, $1.5 बिलियन। हर दिन इजराइल का जो खर्चा है वार का वो $725 है। 725 लड़ाई 725 मिलियन पर डे। ओहो जी। 725 मिलियन पर डे कॉस्ट ऑफ वार है जो आपके इजराइल का ईरान के साथ चल रहा है। ये कब तक चलेंगे इसको लेकर के? बिल्कुल। और आज जो 7वां दिन है, आज 15वां वेव है ईरानियन ऑपरेशन का, फर्स्ट सेकंड इस तरह चला। मतलब हर दिन ये सुबह में शाम में दोनों 2-3 टाइम रिटेलिएट कर रहे हैं। जी जी जी। और उधर से भी हो रहा है ये मामला। जी डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा, आखिरी सवाल वो ये है कि क्या खित्ते की ये जंग, बड़ी जंग, एक कन्वेंशनल वॉर और खित्ते की जंग, या फिर उससे भी बड़ी जंग बनने जा रही है, या फिर कुछ दिनों के बाद कहीं ना कहीं मामला जो है दुरुस्त हो जाएगा? किस तरह से आपको क्या सिचुएशन लग रही है डॉक्टर साहब? भाई देखिए, जो सिचुएशन है जिसमें इजराइल ने ये कहा कि आज का स्टेटमेंट इजराइल का कि ईरान ने तो रेड लाइन को क्रॉस कर दिया। मतलब इनके भी रेड लाइन्स हैं भाई। रेड लाइन तो पहले ये क्रॉस कर चुके। जी हाँ। और मैं रिजीम को खत्म करूंगा। तो ये जो बयानात है, हाँ हाँ, और इनको ये लग रहा है कि ट्रम्प के उतरने से हम जो है कामयाब हो जाएंगे। ये लगता है कि फिर जो है स्ट्रेटेजिक मिस्टेक कर रहा है इजराइल। पहला स्ट्रेटेजिक मिस्टेक किया कि वहां पे अटैक किया। दूसरा ये किया कि वहां के जो टॉप लोगों को उसने मारा। जी। तो आप ये बताइए कि इतनी बड़ी जनता है वहां पे, तो वो तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो है भाई, उनका पोजीशन, उनकी परेशानी थी कि भाई गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ईरान की, उसकी वजह से इकोनॉमिकली हम लोग सफर कर रहे हैं। जब मुल्क पे खतरा आ जाता है, जब उनके बड़े बड़े लोगों को मार देते हैं ना, तो उनके अंदर भी तो डिग्निटी है। बिल्कुल। तो आपने पूरे ईरान को आपने यूनाइट कर दिया। बिल्कुल कर दिया। और इसी यूनिटी की वजह से ईरान का जो हौसला है वो काफी बढ़ा हुआ है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो इंटेंसिटी है वो बढ़ रही है, और मतलब कि अटैक की। जी। तो ये खतरे का सिग्नल है, और ईरान बार बार ये कह रहा है कि हम लड़ते रहेंगे। आपने देखा होगा कि इराक के साथ जो लड़ाई हुई ईरान की, जी, करवाई गई बेसिकली इन्हीं लोगों ने करवाया था, इजराइल अमेरिका ने, जिसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ डबल कंटेनमेंट। जी जी। तो उसमें तो 10 साल लड़ाई चली ना जी, और बहुत जबरदस्त लड़ाई थी। तो कम से कम 5 साल तो लड़ रहे हैं ना ये। जी जी। 5 साल लड़ने को तैयार हैं ये लोग फॉर इजराइल और आपके वहां पे नहीं। इसलिए कि आप ये देखिए कि जो पॉइंटेड वहां पे गिर रहा है मिसाइल, जी, इसका मतलब है कि सारा चीज इनके पास है कि कहाँ पे हमें हिट करना है। एक तो गाजा वाला मिसाइल है कि मार रहे हैं कहाँ और कुछ हुआ नहीं। हाँ। तो वो मिसाइल तो है नहीं इनके पास।
तो इनका जो मिसाइल है वो कम से कम फाइटर जेट से कम नहीं है। जी जी। तो ये इंडिकेशन दे रहा है ईरान के बेहतरी इसमें है कि आप जो है रुक जाए। तो इजराइल अगर रुक जाता है जी, फिर डिप्लोमेसी का रास्ता खुल सकता है। खुल जाएगा, कुछ टल जाएगा मामला। हाँ, कुछ टल जाएगा। और हमें लगता है कि शायद 1-2 दिन में और जब रिटेलिएशन ठीक ठाक मिल जाएगा इनको, थोड़ा पसीना अगर इनका निकल गया, अभी तो गर्मी का मौसम भी चल रहा है। जी हाँ, जी हाँ। तो हो सकता है कि फिर ये सोचें कि भाई अब हमें शावर लेना चाहिए, थोड़ा वसूल कर लें और फिर नेगोशिएशन की बात हो। जी जी। यहाँ से एक बात रह जाती है डॉक्टर साहब, इसलिए कि देखिए ये जो अटैक इसका कोई बुनियाद नहीं है। हाँ बिल्कुल, एक कोशिश थी इनके अपने पॉलिटिकल बेसिस है, बिल्कुल, ये बिल्कुल धांधली है, ये जबरदस्ती की बात है और ये किसी भी कंट्री के साथ करना बिल्कुल नाजायज है, चाहे वो ईरान हो या कोई भी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसी नुक्ते से हम अगला प्रोग्राम करेंगे तो फिर मैं आपसे ज़रूर इस हवाले से भी जानूंगा और मुकम्मल हम बात करेंगे कि ईरान की जानिब से ये जिस तरह का हमला हुआ, यानी जवाबी कार्रवाई जो हुई, तो इसके बाद इजराइल यकीनन शिकस्त खुर्दा नज़र आ रहा है हमको, तो इसका असर क्या मजलूम फ़लस्तीनियों पर भी होगा, उस हवाले से हम अलहदा प्रोग्राम करेंगे। बस एक चीज़ मैं कहना चाह रहा था आधे मिनट में। जी ज़रूर। कि बहुत सारी चीज़ें जो इजराइल में हो रही हैं, हाँ, चाहे वो रिटेलिएशन के थ्रू या जो भी है, वो चीज़ें न्यूज़ में नहीं आ रही है। हाँ, अगर न्यूज़ में आ जाएगी तो बहुत सारे लोगों के जो हौसले जो भी बचे हुए हैं वो भी पस्त हो जाएंगे। हाँ, ईरान के बारे में तो पता चल रहा है कि भाई वहाँ पे क्या बर्बादी हो रही, कितने लोग मर गए, लेकिन इजराइल के वाले से नहीं आ रही। जो है बहुत सारी चीजों को छुपाया जा रहा है, वहाँ पे हालत खराब है वहाँ पे। बिल्कुल, इन्होंने भी काफी डैमेज किया उसको, इसलिए बेहतरी इसमें यूरोप, अमेरिका और सबकी यही है, ये चीजें जो है वो पीस की तरफ बढ़े। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।